स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको हड़प्पा सभ्यता हम लोग कहते हैं उनके बारे में। हमने उसके बारे में सारा कुछ पढ़ा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक धार्मिक ये सब सारी बातें। और उसमें हमने लास्ट में देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो जानकारी हमें मिलती है उसके बाद के काल की, वह हमें वेदों से मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आर्य एवं वैदिक काल। वैदिक काल क्या है भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसके उसका जो काल है उसके बाद की जो जानकारी हमें मिलती है वह वेदों के माध्यम से मिलती है। इसलिए इस काल का नाम क्या है? वैदिक काल। ठीक। अब चूंकि वैदिक काल जो है वो कहा जाता है यह आर्यों की देन है। ठीक। तो इसलिए इसको आर्यों का भी काल कहा जाता है। अब आर्य कौन थे? तो आर्यों के बारे में देखिए, अलग अलग विचार हैं, है ना। आर्यों के बारे में अलग अलग विचार हैं। जैसे मैक्स मुलर एक हिस्टोरियन हुए, उन्होंने कहा था कि आर्य जो हैं वह मध्य एशियाई देश से आए थे। मध्य एशिया मतलब एशिया के जो बीच में पड़ता है, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरफ से वो आए थे। ऐसा वो क्यों कहते हैं? उनका तर्क यह था कि जो यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती थीं उनका जिक्र जो यहाँ पर किया गया था वेदों में, वैसी वनस्पतियां वहां भी पाई गई। इस आधार पर उन्होंने बोला। लेकिन उनकी बातों का लोगों ने खंडन किया कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई वनस्पति केवल एक ही जगह हो, कहीं पर भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक जो हमारे महाराष्ट्रियन थे, हमारे आजादी की लड़ाई में उनका बहुत ही ज्यादा योगदान था। उन्होंने कहा कि वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। अब आर्कटिक क्षेत्र जरा समझिएगा कहाँ पे है। ये है हमारी, मान लीजिए, धरती। धरती में यह जो क्षेत्र है, यह वाला क्षेत्र जो पोल्स के पास वाला, इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ भी आप कह सकते हैं। इसके ऊपर का क्षेत्र आर्कटिक रीजन में आता है। वह हमेशा बर्फ से ढका रहता है वर्ष भर। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें उधर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वह बर्फ से लगभग ढका रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि पोल्स पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहती है। तो हालांकि वो पूरा ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है, लेकिन यह समझिए कि ये बर्फ से ढका रहता है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा? कहा कि जो आर्यंस थे वो आर्कटिक क्षेत्रों में रहते थे और वहां से, चूंकि बहुत ज्यादा वहां बर्फ पड़ती थी, इसलिए वहां से इधर आए। ठीक। और इसका उन्होंने एक लॉजिक दिया कि जो आए, इनके बारे में जो वेदों में दिया गया है, ऋग्वेद में, ऐसा ही जिंदा अवस्था में भी मिलता है। कहां पे? जिंद अवस्था। अब यह क्या है भाई? यह पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। उसके बारे में भी वही सब दिया गया है। आर्यंस जो जिंद अवस्था में भी, आर्यंस के बारे में वही सब दिया गया है। ऐसे ही ऋग्वेद में भी दिया गया है। तो उनका भी यह लॉजिक माना नहीं गया। कहा गया कि नहीं भाई। अब क्यों नहीं माना गया? उसका कारण था क्योंकि ऋग्वेद में जिन स्थानों का जिक्र था वह आर्कटिक क्षेत्र में नहीं पाए जाते। जैसे मान लीजिए ऋग्वेद में सप्त सैंधो प्रदेश की चर्चा थी। सप्त सैंधो मतलब, सैंधो मतलब सिंधु नदी से समझिए, सप्त मतलब 7 नदियों का जिक्र हुआ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें रावी है, पुरुषनी है, बहुत सारी नदियां हैं ऐसे। तो उन नदियों का जिक्र जो बताया गया है ऋग्वेद में, वो आर्कटिक क्षेत्र में नहीं पाई गई, मध्य एशिया में नहीं पाई गई। कहां पाई गई? वह सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई गई। ठीक। सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए उनको बोला गया। और सप्त सैंधव प्रदेश में यदि अगर ये सब सारे आर्यंस पाए जा रहे हैं, तो इस बात को कैसे हम लोग मान लें कि वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे या सेंट्रल एशिया से आए थे? तो रही बात एक जो कॉमन, जिस पर सभी लोग लगभग सहमत हुए, यह माने कि आर्यंस जो थे यह सप्त सैंधव प्रदेश में ही रहते थे और धीरे धीरे वहां से उत्तर की तरफ बढ़े और पूरब की तरफ भी बढ़ने लगे। इस पर लगभग लगभग आज के समय में हिस्टोरियन सहमत हैं कि यह बात मानी जा सकती है। अब
हमारे ऋग्वेद में आखिर में क्या लिया है कि वो कहां से आए थे? तो ऋग्वेद में यह नहीं बताया है कि कहां से आए थे, बस वहां पर चूंकि स्थान का जिक्र है। स्थान का कैसा कि सप्त सैंधव प्रदेश, इसलिए माना गया है कि वहीं पर थे। और वहां पर जो आर्य है, ऋग्वेद में जो आर्य शब्द का जिक्र हुआ है, आर्य, यह गुण का द्योतक है। किसका? गुण। मतलब यदि मान लीजिए मैं आपको कहूं, आप लोगों ने अगर महाभारत देखी होगी ना, तो उसमें कहा जाता है हे आर्य, हे आर्यपुत्र, है ना? तो आर्य का मतलब श्रेष्ठता से संबंधित है। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ठीक, मतलब वह व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे नैतिक विचारों वाला है, उसको आर्य कहा गया। आई बात समझ में? तो आर्य जो है किसका द्योतक है? गुण का द्योतक है। कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसको हम लोग कहेंगे आर्य। अब हमने बात किया वैदिक काल। तो अभी जैसे मान लीजिए, ठंडे से याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल ठंड चल रही है। ठंड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में विंटर। तो एक विंटर निड्ज, कौन थे? विंटर निड्ज। यह एक इतिहासकार थे। इन्होंने वैदिक काल का विभाजन किया है, इस काल को विभाजित किया है दो भाग में। कैसे? ये जो वैदिक काल है, इसको दो भाग में उन्होंने बांटा है। पहला इन्होंने कहा है ऋग्वैदिक काल। क्या कहा है? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अब इन्होंने जब काल का विभाजन किया होगा तो कुछ समय भी दिया होगा। तो चूंकि देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब उसकी कार्बन 14 डेटिंग हुई, तो उसका जो एक सर्वसम्मति से जो उसका एक माना गया जो डेट, वह 2350 बीसी से 2350 बीसी से 1750 बीसी तक माना गया है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। लगभग लगभग सिंधु सभ्यता इस काल में थी। उसके बाद की जो जो बीच की जानकारी हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलती है। अब इन्होंने जो काल का विभाजन किया, यह 1750 नहीं है, यह है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल को बताया है। और उत्तर वैदिक काल को इन्होंने बताया है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। मतलब अगर कुल मिला जुला के हम लोग बात करें तो वैदिक काल जो है वह 1500 बीसी से 600 बीसी तक होगी। वैदिक काल का निर्धारण अगर हम लोग लिखें इसमें, तो यह माना जा सकता है कि यह 1500 बीसी से 600 बीसी तक होगी। ठीक, तो यह विंटर निड्ज साहब ने इन्होंने डिवाइड किया। अब हम किस तरह से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पहले ऋग्वैदिक काल, फिर हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल में हम सारी चीजें देखेंगे कि इसमें राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, क्या क्या सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ऐसे ही हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे कि इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। क्यों? क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ऋग्वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करिए, तो समाज के बारे में हम उसके जानेंगे तभी तो हम वर्णन करेंगे। ठीक, तो हमारा पहला हेडिंग जो होगा वह होगा ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ठीक। यह है ऋग्वैदिक काल। अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में चूंकि नदियों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। किसका? नदियों का। तो जब नदियों का बहुत ज्यादा महत्व है, तो इस हिसाब से हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक काल जो है, हमने बताया कि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो ऋग्वेद में ऐसा क्या लिखा है भाई? तो ऋग्वेद में देखिए, ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है। कितने मंडल? 10 मंडल। उन मंडलों को आप अध्याय समझिए। ऋग्वेद के कितने अध्याय हैं? 10। और उनमें से जो दूसरे से 7वां मंडल तक है, दूसरा मंडल से 7वां मंडल तक, यह सबसे प्राचीन माना जाता है। और ऐसा माना जाता है पहला मंडल और बाकी मंडल यह बाद में जोड़े गए।
अब यह क्या लॉजिक है? मतलब देखिए, ऋग्वेद के कहीं लिखित प्रमाण नहीं मिले थे। ऋग्वेद माना जाता है कि जितने भी जो वेद हैं हमारे, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यह माना जाता है कि यह जनश्रुतियों के माध्यम से आए। जनश्रुतियां मतलब सुन सुन कर एक से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। एक व्यक्ति ने याद किया, किसी ऋषि ने, उन्होंने दूसरे को बताया, दूसरे ने याद किया, तीसरे को बताया, इस तरह से यह फैला। तो इसके लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक। अब ऋग्वैदिक काल में जो लिखा गया है उसके बारे में जरा समझिए। कहा गया है कि जो आर्य थे, है ना, इनके बारे में कहा गया है कि यह जो थे, यह अधिकतर पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन। इनका मुख्य पेशा ही क्या था? पशुपालन का। तो ये पशुओं को चराते थे और वह जीवन बड़ा ही घुमक्कड़ी जीवन था। घुमक्कड़ी का मतलब कि पशु लिए चरा रहे हैं, जहां तक पशु खा पी रहे हैं वहीं पे रह गए। अब कुछ दिनों तक लगता है कि इस क्षेत्र में गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा घास वगैरह है, तो उनके हिसाब से सोचे कि यहीं पर हम कुछ छप्पर डाल के रह लेते हैं। लोग वहां रहने लगे, है ना। अब वहां रहने लगे तो इसी में आगे हम लोग देखेंगे गोत्र की भी परिकल्पना इसी में आई, क्योंकि अपनी गायों को लोग एक जगह पर बांधते थे। तो जितने लोग अपनी गाय एक जगह पर बांधते थे वह एक गोत्र के कहलाते थे। ठीक। अब इसमें जैसे हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल हैं। अब 10 मंडल के जो रचयिता हैं वो अलग अलग हैं। हो सकता है कभी आपके एग्जाम में पूछ दे, अधिकतर पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी शायद पूछ दे, तो उसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे में प्रथम मंडल, यहां पे सेकेंड कर दे रहा हूं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। प्रथम मंडल के जो रचयिता थे यह कम थे, कर्णव ऋषि। कर्णव ऋषि। द्वितीय मंडल के भार्गव ऋषि। तृतीय के विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि थे। ठीक ऐसे ही जो चतुर्थ आएगा इसके वामदेव हैं। वामदेव। फिर इसके बाद से आएंगे अत्रि। अत्रि ऋषि। मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कभी आपके एग्जाम में पूछ दे कि प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे। ठीक। हो सकता है कभी पूछ दे चतुर्थ मंडल के रचयिता कौन थे, तो हमको इस तरह से याद रखना है। अब अगले ऋषि भारद्वाज, फिर ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ, ये वही वशिष्ठ ऋषि जी जो हैं जो रामायण में आप लोगों ने सुना होगा ना, जो राम जी के कुल गुरु थे, है ना। ये वही विश्वामित्र जी वह हैं जिनके साथ राम जी वन में गए, है ना। वन में गए मतलब शुरुआत में, अभी ये 14 साल वाला वन है वो नहीं, उसके पहले वाला भी वन जो हुआ था वहां पर जाकर इन्होंने विश्वामित्र जी से बहुत सारी शिक्षाएं ली। ठीक। और 8वां जो है यह कर्ण और ऋषि अंगिरस, अंगिरस यह मिलकर बनाए। 9वां जो है ये सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित। और 10वां जो है यह बहुत सारे ऋषि मिलकर इसकी रचना की। तो कई बार पूछ देता है कि 9वां मंडल जो है वह किस ऋषि को समर्पित है। 9वां मंडल है वह किस ऋषि को समर्पित है, तो वह किस ऋषि को समर्पित होगा? सोम को। किस देव को समर्पित है? सोम। तो यह सब जो हैं हमारे ऋग्वैदिक काल के जो ऋग्वेद में मंडल हैं उनके बारे में। अब इसके बाद से नदियों का जिक्र आता है, ऋग्वेद की नदियां आखिर में। तो ऋग्वेद की नदियों को वैदिक नदियां कहा गया है। क्या कहा गया है? वैदिक नदियां। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। ठीक। अब वैदिक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें ऋग्वेद में या और सारे वेदों में, वैदिक जो हमारे पास
बुक्स हैं उनमें कुल मिलाकर 33 नदियों का जिक्र आता है। कितनी नदियों का? 33 नदियों का इसमें वर्णन आता है। और इन 33 में से केवल 25 नदियों का वर्णन तो हमारे ऋग्वेद में आता है, और ऋग्वेद के भी 10वें मंडल में केवल 21 नदियों का जिक्र आता है। अब जब जिक्र आता है तो उसके बारे में कई बार पूछ देता है कि इसमें सबसे पहली नदी ऐसी कौन सी है जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो सबसे पहली जो नदी थी वह गंगा। ठीक, सबसे पहली नदी कौन थी? गंगा। और जिसका वर्णन सबसे ज्यादा बार आता है, वह है सिंधु नदी, जिसको हिरण्या नदी भी बोला जाता है। सिंधु नदी को कौन सी नदी? सिंधु को ही हिरण्या नदी का बोला जाता है। और दूसरी जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई इस ऋग्वेद में वह थी सरस्वती नदी। और सबसे पवित्र नदी यदि पूछ दे कभी, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की कौन सी थी, तो वह थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। और इसी को नदीतमा, मातेतमा, इन सब का दर्जा दिया गया है। सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, तो यह इनका दर्जा दिया जाता है। अब इसके अलावा एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि जो सप्त सिंधु जो नदियां थीं उनके पहले क्या नाम थे, ठीक, और अभी क्या नाम है। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि उनके पहले क्या नाम थे और अभी के क्या नाम है। तो देखिए, जैसे सिंध को, ये सिंधु नदी है, वितस्ता, वितस्ता, ऐसे ही ब्यास, ठीक है, विपाशा, ब्यास, वितस्ता, झेलम, वितस्ता, झेलम, विपाशा, ब्यास, पुरुषनी, रावी, शत्रुदी, शत्रुदी, सतलज, ठीक, इन सब नदियों का जिक्र आता है। और इसी में अस्किनी, चेनाब, अस्किनी, चेनाब, इन सब नदियों को बार बार पूछता है। और भी नदियां हैं जैसे क्रुमु, कुर्रम, गोमल, गोमती, यह सब नदियां भी हैं। तो इन सब के बारे में कई बार पूछ देता है, ठीक है। तो यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा वैदिक काल क्या था। वैदिक काल वह था जिसके बारे में हमें वेदों से जानकारी मिली। इसके काल का विभाजन किसने किया था? विंटरनिट्ज ने। इसको दो भाग में बांटा था, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। वो 10 मंडल अलग अलग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं या किसी अलग देव को समर्पित हैं, ठीक। उसके बाद से नदियों के बारे में हमने देखा कि इसमें सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में चूंकि चर्चा है, तो इन सप्त सिंधु प्रदेश के नदियों का क्या क्या नाम था। और भी नदियां हैं इसमें, चूंकि अब हमने बताया कि जैसे गोमल है, गोमती, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो हम लोग देखेंगे इसकी राजनैतिक व्यवस्था क्या थी, जैसे राजा होते थे तो राजा कैसे होते थे, सामाजिक पहलू इसके बारे में देखेंगे। फिर बाद में हम लोग आर्थिक देख लेंगे, है ना। तो जैसे ही यह समाप्त होगा फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।